वेलकम टू SRH प्लस ग्रुप। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल। और सेल के बारे में हमने पिछले लास्ट वीडियो में कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। तो जो सेल है वो हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है किसी लिविंग बीइंग की। तो इसको जो है सबसे पहले ये टर्म किसने दिया था, वो उन्होंने दिया था रॉबर्ट हुक ने, जो कि इन्होंने जब पहली बार डिस्कवर किया तो ये कॉर्क से डिस्कवर किया, एक जिसमें कि कॉर्क में इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो वो सेल्स उसकी बिल्कुल जो बी हाइव की तरह होती हैं, जो एक हेक्सागोनल शेप की थी, वैसा लुक दे रही थी। तो इसी वजह से इसका नाम इन्होंने सेलुला, जो कि लैटिन वर्ड है, और इसको कहते हैं रूम और कंपार्टमेंट, तो इस बेसिस पे इसका जो है नाम दिया। और सेल हम एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी लाइफ की, जो कि रेप्लिकेट करती है इंडिपेंडेंटली और अपने जैसे आइडेंटिकल सेल्स बनाती हैं। तो ये जो सेल होती है एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एक्ट करती है। और इसी सेल के बारे में जब हम अगर जो स्टडी करते हैं तो इसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी के बाद हम देखते हैं इसमें एनाटॉमी ऑफ अ सेल कैसी होती है। तो एनाटॉमी ऑफ अ सेल में तो बहुत से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो सेल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन में क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे कि जो कि सराउंड रहती है साइटोप्लाज्म से। अब जो साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है ये, तो अगर हम देखें कि एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो आउटर बाउंड्री जो है बनाती है। अब ये क्या करती है, आउटर बाउंड्री एनिमल सेल में ये प्रोटेक्शन का जो है काम करती है। कहाँ से प्रोटेक्शन करती है, ये हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन का काम जो है करती है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि डबल लेयर फॉस्फोलिपिड की बनी हुई लेयर जो है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको कि एम्फीफिलिक कहते हैं। एम्फीफिलिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक और जो है हाइड्रोफिलिक जो है हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है इसमें। और ये सेमी परमेबल इन नेचर होती है। अगर हम सेमी परमेबल की बात करें तो देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही ये खुद से अपने पोर्स से पास आउट होने का जो है इजाज़त देती है, जबकि कुछ केमिकल कंपोजिशन जैसे कि प्रोटीन और लिपिड पर ये डिपेंड करता है कि वो किन को जो है पास आउट होने का मौका देगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटीन जो है वो एम्फीपैथिक के नेचर होती है। और लिपिड में इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो इम्पॉर्टेंट लिपिड्स होती हैं इसमें स्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स मोस्टली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि पोलर इन नेचर होती है। तो ये क्या करती है, हाँ, दो एंड रखती है अपने पास, जो कि एक पोलर हाइड्रोफिलिक हेड होता है और दूसरा जो है हाइड्रोफोबिक टेल। अब इस स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझने के लिए आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए एक नॉर्मल सा यहाँ पे एक डायग्राम है आपके पास, जिसमें कि देखिए ऊपर की जो सेल्स हैं वो पोलर हेड एक्ट कर रही हैं, जो दोनों तरफ आप देखेंगे हेड रीजन है, जबकि इनर साइड में हम देख रहे हैं ये टेल रीजन है। तो ये टेल रीजन जो है वो हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता है। और अगर हम इसी में अगर इसकी डिफ्यूज़न की बात करें कि किन किन चीज़ों को वो जो है पास आउट होने का मौका देती है, तो जैसे कि सपोज़ कीजिए ये डायग्राम है, यहाँ पर देखिए सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं बीच बीच में। अब इन पोर्स से क्या करती है कि जो सोल्यूशन होता है, जैसे कि ये हमारे इधर लेफ्ट हैंड साइड में हायर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट है और इधर लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्वेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सेमी परमेबल से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। अब पर जो ये मेम्ब्रेन होती है वो इसी का काम करती है कि उसको किन मॉलिक्यूल्स को पास आउट होने का मौका देना है। तो इस तरह ये जो है हम कह सकते हैं कि ये जो है पास करती है किसी मॉलिक्यूलर रीजन को से। अब अगर आगे हम बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि जो ये हमारी स्ट्रक्चर इसकी होती है
स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आप देखेंगे ये लिपिड बाइलेयर की मॉडल बनी होती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया। ये सबसे पहले जो मॉडल दिया था ये दिया था डैनली और डेवसन ने, और इसमें ये देखा था उन्होंने कि डबल लेयर फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है जो कि हाइड्रोफोबिक जो होती है वो फैटी एसिड की बनी होती है और वो आउटसाइड रहती है, जबकि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है फॉस्फोलिपिड वो जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल सैंडविच की तरह बिटवीन में उन दोनों के बीच में होते हैं। तो ये हमारा जो है मॉडल हो गया। और नेक्स्ट हमारा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था सिंगर और निकोलसन ने, जो कि बताया था कि ये बाइलेयर है और इसमें दो तरह की प्रोटीन एक्ट करती है, एक एक्सटेंसिव प्रोटीन और एक इंटेंसिव प्रोटीन। तो एक्सटेंसिव प्रोटीन आप कह सकते हैं कि आउटर लेयर पे होती है जो कि पेरिफेरल प्रोटीन भी के नाम से जानी जाती है, और दूसरी इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है जो कि इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। आपको इसका डायग्राम ये इसमें समझ में प्रॉपरली आ जाएगा कि किस तरह का अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो इसमें देखिए आप देखेंगे कि यहाँ जो पेरिफेरल प्रोटीन है ये हमारी सेम वही जो है बाइलेयर की हमारी लिपिड लेयर है, और इसमें जो है जो बाहर के साइड जो प्रोटीन अटैच हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन कहला रहे हैं, और जो अंदर की तरफ जो प्रोटीन है उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहेंगे। जैसे कि आप ये देखिए सेंटर में जो अंदर की तरफ गुजर रही है वो इंटीग्रल प्रोटीन है। अब ये एक तरह से इस तरह का हम देखेंगे कि ये बीच बीच में जो गैप है, इन्हीं गैप से जो है वो जिसको जो केमिकल को या किसी जो है सब्सटेंस को सॉल्वेंट को पास आउट करना होता है मॉलिक्यूल्स को, वो इन्हीं पोर्स से पास आउट करती है। तो ये हमारा हो गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा आता है हमारा कि जो ये इसमें अमीनो एसिड जो होता है वो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक जो साइड चेन होती है उसमें लिपिड लेयर डिज़ोल्व होती है। तो लिपिड लेयर डिज़ोल्व होने का सेंस ये है कि आप देखेंगे कि जो ये लिपिड बाइलेयर है वो एक्सटेंसिव जो पेरिफेरल प्रोटीन है और हाइड्रोफोबिक प्रोटीन, तो ये आउटर लेयर प्रोटीन लिपिड बाइलेयर है जो कि प्रोटीन फ्लोटिंग स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करती है। और अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो फंक्शन जो है ये क्या करता है, आप देखेंगे इसको कि ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव कवरिंग का सेल की प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह एक्ट करती है। और दूसरा हम देखें तो रेगुलेट करता है ये सब्सटेंस को जो इसमें से पास इन या पास आउट होना है। तो इस तरह जो है ये सब्सटेंस के रेगुलेशन में हेल्पफुल है। और फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। तो ये तो वही चीज़ हुई कि किन मॉलिक्यूल साइंस को पास आउट होना है, इस पर वो नज़र रखती है। और दूसरा फिर ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में। तो एंडोसाइटोसिस मीन्स कि इनगल्फिंग और एक्सोसाइटोसिस मीन्स कि सेल की वॉमिट जो अननेसेसरी सेल्स उसकी वॉमिटिंग। तो इस तरह ये इसकी भी देख रेख करती है। साथ में नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो सेलुलर लोकोमोशंस होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग या कह सकते हैं कि सूडोपोडिया के प्रोड्यूस होने से जो बनती है, तो इसके हेल्प से हम उसकी सेल में लोकोमोशन सेलुलर लोकोमोशंस भी इस्टेब्लिश होते हैं। अब क्योंकि ये देखिए कि जो मॉलिक्यूल इम्पॉर्टेंट रोल इसका है वो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का, या फिर आयंस मॉलिक्यूल्स या जो भी केमिकल कंपाउंड जो जिनको भी इसको ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रांसपोर्ट का करने का काम होता है। और प्रोसेस जो उसमें इन्वॉल्व होता है वो मेनली तीन तरीके का होता है। एक तो सिंपल डिफ्यूज़न, दूसरा फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न, तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें हम देखें तो सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है कि आप देखेंगे सिंपल डिफ्यूज़न में अगर हम बात करें तो इसमें हमेशा फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न में ऐसा इसमें जो है आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट जो है हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, और इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा जो कि हायर टू लो की तरफ होगा।
और अगर हम बात करें इसमें जो दूसरे ये सिंपल ऐसे ही होता है। इसकी अगर डायग्राम की बात करें तो आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये जो है हमारी प्रोटीन है और बाहर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्या करती है, प्रोटीन नीचे जो है हम देखेंगे इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न होता है। उसमें जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो बाहर जो है एक लेयर में रहते हैं। और उसके बाद जो ये प्रोटीन होती है इसमें एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको क्या करती है, वो बाइंड करने का काम करती है। तो वो स्ट्रक्चर जैसे ही वो मॉलिक्यूल अंदर आता है वो स्ट्रक्चर में बाइंड हो जाता है और फिर वो जो है फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न के थ्रू इन सेल के अंदर भेज दिया जाता है। अब सेल के अंदर भेजने के बाद आप सेकंड स्टेप में देखेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है अंदर जब भेज दिया गया तो वापस से जो यहाँ पे जो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन गया था उस मॉलिक्यूल एक्सटर्नल मॉलिक्यूल को बाइंड करने का, वो वापस से रिटेन हो जाता है, अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, ताकि कोई दूसरा मॉलिक्यूल या अंदर का अगर जो वेस्ट मॉलिक्यूल है वो वापस से जो है जो बाहर का मॉलिक्यूल है वो दूसरा वापस से उसमें बाइंड होकर अंदर की तरफ एंटर कर सके। तो इस तरह ये जो है फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न वर्क करता है। अब दूसरा है, हम बात करें अगर जो है फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न की, तो इसमें हम देखेंगे कि कैरियर इन्वॉल्व होता है। और कैरियर इन्वॉल्व जैसे कि अभी मैंने बताया प्रोटीन के बारे में। और फिर अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन जो होता है वो हमेशा कैरियर तो इन्वॉल्व होता है, पर एनर्जी की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होती है, लेकिन कंसंट्रेशन हमेशा हमेशा जो है हायर टू लोअर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। और नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं, जैसे कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए जो है जब वो अगेंस्ट जाएंगे तो इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को ये फुलफ़िल करने के लिए जो है एक तरह से एटीपी जो होता है उसका उसकी हेल्प लेते हैं। तो इसमें जैसे क्या कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि जैसे बाइलेयर है इस प्रोटीन की, तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसे पूरी सारी लेयर जो बनी है फॉस्फोलिपिड की, तो इसमें लेयर में आप देखेंगे बीच बीच में जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में इसमें जो है ये जो जैसे कि हाँ सोडियम आयन को बाहर इसको डिफ्यूज़ करना है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, और फिर पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ इसको जो है लाना है। तो ये क्या कर रहा है कि इसमें क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है। तो इस तरह ये जो है एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और फॉस्फेट आयन जो है इसमें इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह ये जो है हमारी नेक्स्ट की होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट होता है। अब तीसरा फिर हमारे पास एक टर्म होता है सिम ट्रांसपोर्ट। तो सिम ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं आप देखेंगे सिम ट्रांसपोर्ट में, इसको हम को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि देखिए ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे होता है और लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है, लेकिन इसमें जो कैरियर प्रोटीन एनर्जी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो आपको डायग्राम कुछ इस तरह होगा इसका। सपोज़ कीजिए ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और हम जो है इसको जो ये बाइंडिंग साइट्स हैं, तो बाइंडिंग साइट्स आप देखेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के दोनों बाइलेयर हैं, तो दोनों तरफ हैं। और बाइंडिंग साइट्स में जब कोई एक बाहर का जो ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है वो अंदर से पास करेगा, तो इसमें देखेंगे आप एक बार पास करेगा, फिर या फिर ये अगर एक डायरेक्शन में पास हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे यूनिपोर्ट। और अगर जो यही यूनिपोर्ट अगर जो ये दोनों एक जो है एक मॉलिक्यूल पास हो रहा है तो यूनिपोर्ट कहेंगे। अगर जो साथ साथ दो मॉलिक्यूल्स इसी में से पास हो रहे हैं तो इसको हम बाईपोर्ट के सिमपोर्ट कहेंगे।
सिम पोर्ट कहेंगे। और अगर जो इसी में से एक तरफ से अंदर की तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ से बाहर की तरफ जा रहा है तो इस कंडीशन को हम एंटी पोर्ट कहेंगे। तो एक हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो हमारा सिम ट्रांसपोर्ट है या को ट्रांसपोर्ट है, इसमें 3 तरह के जो हैं ट्रांसपोर्ट हमको मिलेंगे, एक यूनी पोर्ट, एक सिम पोर्ट और एक एंटी पोर्ट। तो ये हमारा जो है डिफ्यूज़न का प्रोसेस हो गया। अब अगर हम आगे बात करें तो अब सेल की बात आती है। तो सेल में क्या होता है कि सेल वॉल में जो है कि जो हम नॉर्मल देखेंगे तो ये इसका जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है प्लांट सेल की। तो सेल वॉल जो है एक तरह से हम कह सकते हैं रिजिड बॉडी जो है प्लांट सेल को प्रोवाइड कराता है। और इसमें होता क्या है कि मोर और लेस ये जो है इलास्टिक होती इन नेचर होती है और नॉन लिविंग और यूजली परमेएबल होती है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें मेनली जो सेल वॉल में पाई जाती है वो है सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज और कुछ सर्टेन अदर सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। अगर पार्ट ऑफ सेल वॉल की बात करें तो हम देखेंगे इसमें जो है सेल वॉल में जो मेन पार्ट होते हैं वो तीन तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लैमेला। इसको अगर हम समझें तो एक तरह से आप ये डायग्राम भी यहाँ पे है, यहाँ पर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मिडिल लैमेला है। सबसे पहले ये जो आउटर हम देख रहे हैं तो ये प्राइमरी वॉल है। फिर सेंटर वाला मिडिल आप देखेंगे तो सेकेंडरी वॉल है। और थर्ड जो है ये मिडिल लैमेला है जो आउटर साइड में है। और मिडिल लैमेला का क्या फंक्शन है, ये एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट रखने का काम करता है। तो ये मिडिल लैमेला है। और जो सेंटर में, अगर सबसे सेंटर में हम देखें एक सिंगल सेल के, तो वो क्या है, कोर कैविटी होती है। अब इसी को अगर जो हम दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो कुछ ये इस तरह की देखिए कि यहाँ पे देखिए जो है एक सबसे पहले आउटर लेयर जो है, सबसे आउटर लेयर ये है। और यहाँ पर आउटर के बाद अगर हम बात करें तो जो है प्राइमरी लेयर सबसे बाहर की लेयर, इसके बाद आउटर लेयर, फिर जो है मिडिल लेयर और इनर लेयर। और अगर हम इसकी सामने से इसको देखें, फ्रंटल व्यू इसका देखें तो इस तरह से शो हो रहा है। और अगर जो हम इसका टीएस सेक्शन देखें तो कुछ इस तरह से ये शो होगी। तो ये हमारी जो है एक सेल की जो है उसकी स्ट्रक्चर हो गई सेल वॉल की। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टर्म आता है कि पार्ट्स ऑफ सेल वॉल, जो जिसमें कि प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी और मिडिल लैमेला जो था। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले जो प्राइमरी वॉल है वो क्या कर रही है, ये मोस्टली हम देखेंगे तो ये फाउंड होती है इस सेल की हर सेल में पाई जाती है। और मिडिल लैमेला के जो है आप कह सकते हैं मिडिल लैमेला के अंदर जो है प्राइमरी वॉल पाई जाती है। और ये बनती कब है, ये तुरंत इमिडिएटली जब सेल डिवीजन होता है और दो डॉटर न्यूक्लियाई में जो है सेल चेंज हो जाती हैं, उसी समय ये बनता है। और अगर हम बात करें कि इसमें जब ये डॉटर सेल्स जो होती हैं जो कि प्राइमरी सेल वॉल बनाती हैं, तो ये इनलार्ज होकर जब ग्रो करती हैं तो सरफेस एरिया इनका बढ़ जाता है। तो प्राइमरी वॉल क्या होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और इलास्टिक इन नेचर होती है। और अगर हम आगे बात करें इसकी तो जो है ये एक तरह से जो कंटेन की रहती है जो जो चीज़ें, वो है मेनली सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन और जो कि इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो ये सारी जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। और अगर हम इसमें आगे देखें तो ये जो ये सेल प्राइमरी सेल वॉल होती है, ये मोस्टली हम देखेंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, मेरिस्टेमेटिक और मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। और प्राइमरी वॉल यही एक ऐसी लेयर होती है जो कि रिप्रेजेंट करती है सेल वॉल को। तो ये हमारी प्राइमरी वॉल की बात हो गई। अब हम अगर जो सेकेंडरी या मिडिल लैमेला की बात करें तो मिडिल लैमेला में क्या होता है कि
इंट्रासेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है, जो कि दो एडजेसेंट सेल के बीच में जो वॉल होती है उसके बीच प्रेजेंट होता है। अब कंपोज्ड पेक्टिन और कैल्शियम और मैग्नीशियम की बनी होती है ये। और अगर हम बात करें कि इसमें इसमें जो है ये फॉर्मेशन कब होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन जो है वो साइटोकाइनेसिस, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म के दौरान होता है। और इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, जो कि है सेकेंडरी वॉल। तो सेकेंडरी वॉल अगर हम देखें तो ये प्राइमरी वॉल के जो है पास में ही होती है, और ये क्या करती है, इन बिटवीन होती है प्राइमरी वॉल और प्रोटोप्लास्ट के, जो कि प्रोटोप्लास्ट को हम सेल ल्यूमन भी कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में होती है। और ये थिक होती है और रिजिड इन नेचर होती है, प्लस ऑलमोस्ट जो है इलास्टिक इन नेचर भी होती है। और जनरल में देखें अगर हम, तो सेकेंडरी वॉल जो होती है वो प्राइमरी वॉल को स्टॉप करके अपना सरफेस बढ़ाते हुए बढ़ती है। और अगर हम इसकी प्रोटोप्लाज्म की मैच्योरिटी की बात करें तो ये जो है सेकेंडरी सेल वॉल जो है ये डिवाइड होने के बाद जब प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होता है उस दौरान इसकी मैच्योरिटी अच्छी होती है। फिर अगर सेकेंडरी वॉल कि अगर हम उसमें क्या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी बात करें तो उसमें है सेलुलोज और अदर वैरायटीज़ ऑफ सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज होता है। इसके बाद अगर हम लिग्निफाइड की बात करें कि इसमें जो है इसकी कौन से सेल्स होती हैं, तो लिग्निफाइड में जो है ट्रैकिस वेसल्स, स्केलेटन कामाटा और सबमर्ज्ड सेल होती हैं। और अगर हम इनकी सेकेंडरी सेल की बात करें तो ये जो है एक तरह से कह सकते हैं 3 लेयर सेल होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे S1, S2, S3। इसका फंक्शन अगर हम देखें तो फंक्शन ये है कि ये डिटरमाइन करती है शेप एंड टेक्सचर ऑफ द टिश्यू। किसी भी टिश्यू का शेप और टेक्सचर यही आइडेंटिफाई करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड पॉइंट है कि प्रोटेक्ट करती है ये प्रोटोप्लाज्म को, क्योंकि इनर कंपोनेंट होता है प्रोटोप्लाज्म, तो उसका प्रोटेक्शन करती है। फिर तीसरा अगर हम देखें तो ये एक्ट करती है एज अ स्केलेटन फॉर द प्लांट बॉडी। फिर प्लांट बॉडी के लिए अगर जो स्केलेटन का जो है फंक्शन कर रही है, तो उसका मतलब वो उसको जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ या रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें जो ये इसका फंक्शन ये भी है कि एब्जॉर्प्शन और ट्रांसपोर्टेशन का काम भी यही सेल करती है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा को जानने के लिए अगर हम एक डायग्राम से समझते हैं तो इजी रहेगा हम लोगों के लिए। तो देखिए प्लाज्मोडेस्माटा कुछ आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये एक हेक्सागोनल सेल है और इस सेल में हम कुछ इस तरह से ये सारी सेल अरेंज होती हैं और फिर साइड में दूसरी सेल आके इसमें अरेंज होती हैं। तो अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो इसके बीच में जो है आप देखेंगे कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे ये सेल वॉल, जैसे इसको सेल, ये सारे जो है साइड में इस तरह प्रेजेंट रहता है। और ये क्या करता है आप देखेंगे तो इसके बीच बीच में जो गैप हो रहा है, तो गैप जो हो रखा है इसको हम कहते हैं पिट। पिट तो पिट मीन्स कि पास करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट या डिफिज़न का प्रोसेस जो होगा वो पिट के जो है हेल्प से होगा। जबकि सेल, ये जो हम देख रहे हैं पोर्शन, ये सारे सेल वॉल के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो सेल वॉल है। और फिर उसके बाद हम अगर आगे देखें तो ये जो यहाँ पे ये बाइलेयर बना रहे हैं तो ये हम मिडिल लैमेला है, इसको मिडिल लैमेला कहेंगे। और एक टर्म आता है इसमें प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाला, ये जो एक वाइटल या सेंट्रल रोल प्ले करता है एक सेल से दूसरे सेल को कनेक्ट करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का मेन फंक्शन यही है कि ये अपनी सेल को दूसरी सेल से प्रॉपरली बाइंड करने का काम करता है। और फिर अगर हम इसकी प्लाज्मोडेस्माटा की डिस्क्रिप्शन के बारे में देखें तो ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होता है जो कि पास होता है सेल वॉल से और कनेक्ट होता है प्रोटोप्लाज्म के दूसरे सेल के प्रोटोप्लाज्म से। और इसका अगर जो हम मेज़रमेंट देखें तो 0.1 से 0.3 माइक्रोन तक होती है विड्थ उसकी। और अगर हम इसके
फंक्शन की बात करें तो साथ में ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट स्टिमुलाई टू द सेल टू सेल। एक सेल से दूसरी सेल को जो है कुछ सेंस जो अगर जो स्टिमुलेशन होगा किसी चीज़ में तो उसको भी पास करता है। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म आता है प्राइमरी पिट फील्ड। प्राइमरी पिट फील्ड जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो बीच में जो गैप बन रहा है वो पिट बन रहा है, तो पिट के आसपास जितना भी एरिया रहेगा वो पिट फील्ड कहलाएगा। तो इसका फंक्शन क्या है कि ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है उसके पास से वो सेल टू एक सेल से दूसरे सेल में गुजरता है, और ये हर सेल में पाया जाता है, और ये सेकेंडरी वॉल जो है बनाता है। तो आज जो हमने सीखा वो हम लगभग सेल मेम्ब्रेन के बारे में और सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में आज समझा है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।